हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 9 सितंबर और 10 सितंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अच्छे और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, CSIR के किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? CSIR द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसके अंतर्गत भारत में कुल 38 लैब विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं। 38 लैब, 39 आउटरीच सेंटर और 3 इनोवेशन सेंटर, ये सब CSIR के अधीन ही कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि CSIR के अधीन काम करने वाले किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ये संस्थान है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ही स्थित है और इसने दुर्गापुर में ही दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। और द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इसके चेयरमैन तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इसके चेयरमैन हैं और इसके डायरेक्टर जनरल इस समय शेखर सी मांडे हैं। और इसी के अधीन कार्य करती है CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। इसी ने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। आइए देखते हैं क्या होता है ये सोलर ट्री। देखिए, ये सोलर पैनल को ट्री के शेप में अलग अलग स्थानों पे लगाया गया है। इससे क्या है कि कम स्पेस में ज़्यादा सोलर पैनल लग सकते हैं, और कम स्पेस में ज़्यादा सोलर पैनल लगेंगे तो हम उतनी ही अधिक सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकेंगे अपने उपयोगी एनर्जी के लिए। यही है सोलर ट्री, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, यानी कि इस शेप में काफ़ी बड़ा होगा और इसी तरीके से होगा वो, यही सोलर ट्री है। इसको शेप इस वजह से दिखा रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाए। अब आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं सोलर से ही संबंधित। भारत 2022 तक एक टारगेट के साथ कार्य कर रहा है कि 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा। भारत 2022 तक 175 गीगावाट, इसमें से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी होगा, 60 गीगावाट विंड एनर्जी, 10 गीगावाट बायो पावर की एनर्जी होगी और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर की एनर्जी होगी। अगर बात करें सबसे बड़े सोलर पार्क की इंडिया में, तो ये बेंगलुरु में है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि इंडिजिनस है, तो ये भड़ाला राजस्थान में है। क्या फ़र्क है सबसे बड़े सोलर पार्क और सबसे बड़े इंडिजिनस सोलर पार्क में? सबसे बड़ा सोलर पार्क, देखिए, जो सोलर पैनल बने हुए हैं इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा के इस सोलर पैनल को बनाया जाता है। अब क्या है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडिया में मिल गए, यानी ये प्लेट मिल गई, फिर जो इसके ऊपर ग्लास लगा है ये इंडिया में मिल गए, और कुछ पार्ट्स इसके हमको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ा। तो अगर हम बाहर से कोई पार्ट इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो इंडिजिनस 100% नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सारे पार्ट को इंडिया में ही बना के और इंडिया में ही इसको असेंबल कर रहे हैं तो ये इंडिजिनस हुआ, 100% इंडिजिनस। यानी कि जो भड़ाला सोलर पार्क राजस्थान में है ये 100% इंडिजिनस सोलर पार्क है। इसमें जो सोलर पैनल बनाए गए हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंडिया में ही बने हुए हैं और इंडिया में ही असेंबल किया गया है। जबकि जो सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात जो बेंगलुरु में की जा रही है, ये तो सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया का है, लेकिन इसके साथ जो सोलर पैनल इसमें लगे हुए हैं उसमें जो असेंबलिंग हुई है उसमें कुछ पार्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करके मंगाया गया है हमारे द्वारा, तो वो 100% इंडिजिनस सोलर पार्क नहीं हो गया। तो दो क्वेश्चन कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन होगा आंसर बेंगलुरु। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडिजिनस सोलर पार्क, तो आंसर करेक्ट होगा भड़ाला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है।
एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा मध्य प्रदेश में किया है। 2022 तक भारत 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए $500 मिलियन कौन प्रदान कर रहा है? दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है? ये देखिए, एक हाई स्पीड ट्रेन है जो दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगी। हाई स्पीड ट्रेन, आप इसको मेट्रो भी बोल सकते हो, लेकिन ये मेट्रो कैटेगरी में नहीं आती है, इसको रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी 82 किलोमीटर है और ये ट्रेन दिल्ली गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचेगी और रास्ते में कुल 16 स्टॉप होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेन दिल्ली से मेरठ की दूरी जो कि 82 किलोमीटर की है, 16 स्टॉप से होते हुए भी ये सिर्फ 1 घंटे से कम टाइम में दिल्ली से मेरठ पहुंचाएगी। यही है दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसके लिए $500 मिलियन प्रदान कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक $500 मिलियन प्रदान कर रहा है RRTS के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही महाराष्ट्र को $177 मिलियन लोन दिया है रोड इम्प्रूवमेंट के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही भारत को 1.5 बिलियन लोन दिया है टू फाइट कोविड-19 सिचुएशन से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन लोन भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। जो ये कौशल और तकनीकी सहायता के लिए संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं भागलपुर और वाराणसी में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, इसमें पेट्रोकेमिकल से संबंधित ही रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता किया था, जिस समझौते के तहत माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया है भारत में। माइक्रोसॉफ्ट ने, देखिए अलग अलग मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और गूगल, इन तीनों ने ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौते के तहत अलग अलग कार्य किए हैं। आप इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे, ध्यान से समझोगे और नोट डाउन करोगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल स्किल अवेयरनेस ड्राइव को चलाया भारत में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप किया यूथ के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। और NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 2017 में गूगल के साथ एंड्रॉयड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो एंड्रॉयड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये गूगल ने लॉन्च किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू यूथ, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने चलाया भारत में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलके। और माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल स्किल अवेयरनेस ड्राइव को चलाया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलके। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कौशल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हमारे कौशल मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? असोल चीनी का मतलब हुआ कि असली चीनी। ये अभियान शुरू किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 3 महीने तक अभियान चलाया जाएगा कि
जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब पे जो कई तरीके की फर्जी न्यूज़ आती हैं, फेक न्यूज़ डेवलप करके जो है इसको पूरी तरीके से फैलाने का काम ये सोशल मीडिया करती हैं। तो इस पे निगरानी रखेगी वहाँ बांग्लादेश की सरकार, और कोई भी जो फर्जी न्यूज़ है वो फैलने ना पाए उस पर अंकुश लगाने के लिए ही एक अभियान चलाया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा, असोल चीनी। ये अभियान 3 महीने तक बांग्लादेश की सरकार द्वारा आगे आने वाले 3 महीनों तक चलाया जाएगा। असोल चीनी यानी असली चीनी नाम से इस अभियान को चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश असोल चीनी नाम से एक अभियान चला रहा है जिससे सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना प्रसारण पर अंकुश लग सके। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए अप्रैल से जुलाई तक भारत की उधारी की मात्रा कितनी है? कैग के अनुसार भारत ने अप्रैल से लेकर जुलाई तक में कुल 39,165 करोड़ रुपए का उधार लिया है विश्व के विभिन्न संस्थानों से, और ये उधार अब तक का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बाहर से लिए गए जो उधार हैं उनमें सबसे ज़्यादा उधार है। अधिकतम ऋण है ये अभी तक भारत द्वारा लिया गया किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। इससे पहले भारत ने सबसे अधिक उधार बाहर से लिया था, यानी सबसे बाहर से लिया गया अधिकतम ऋण भारत द्वारा 2016-17 में था, और उस दौरान भारत ने 14,811 करोड़ रुपए उधार लिए थे वर्ष 2016 और 17 में। और अभी 2020 में अप्रैल से जुलाई के महीने में ही सिर्फ 39,165 करोड़ रुपए भारत ने बाहर से उधार लिया है कोविड-19 से निपटने की तैयारी के लिए। ये रिपोर्ट बताई है कैग ने। भारत को वर्ल्ड बैंक ने मई 2020 में $1 बिलियन लोन दिया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया था अप्रैल में, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने 750 मिलियन का लोन दिया था भारत को जून के महीने में। वर्ल्ड बैंक ने ही जून में फिर से 1 बिलियन का लोन दिया। पहले तो वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन का लोन दिया मई में, फिर जून में 1 बिलियन का दिया, यानी वर्ल्ड बैंक ने कुल भारत को 2 बिलियन का लोन दिया है, $2 बिलियन का लोन दिया है कोविड-19 से निपटने के लिए। और कुल मिला के भारत ने बाहर से अलग अलग संस्थानों से मिलाकर कुल 39,165 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये अब तक का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बाहर से लिया गया अधिकतम ऋण है भारत सरकार द्वारा। इससे पहले जो था अधिकतम ऋण वो 2016-17 में लिया गया था भारत सरकार द्वारा 14,811 करोड़ रुपए का उधार। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का क्या नाम है? ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसमें पशुधन प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। साथ ही साथ पशुधन प्रबंधन की जानकारी के साथ ही साथ जो पशुधन है उसकी खरीद और बिक्री का कार्य भी इस ऐप के जरिए किया जा सकता है। भारत में पहला हाथियों का अस्पताल का उद्घाटन पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा में किया था। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दौरान जब मथुरा में भारत के पहले हाथियों के अस्पताल का उद्घाटन किया था, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसमें जो जानवरों में एक होता है मुंह पका और खुर पका डिजीज़ यानी फुट एंड माउथ डिजीज़, इसके इरिडिक्शन के प्रोग्राम की भी लॉन्चिंग की थी मथुरा से ही। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ई गोपाला ये पशुधन प्रबंधन के लिए, साथ ही साथ पशुधन खरीद और बिक्री का ऐप लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने गौ वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया है? भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका ने गौ वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव लाया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश, जो जहाँ पे गौ वध पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कामधेनु योजना ये देशी गायों के
देसी गायों को पालने की योजना है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा की थी वर्ष 2019 फरवरी में जब बजट आया था उस बजट में, और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया गया था उस बजट में। तो कामधेनु योजना ये देसी गायों के पालन की योजना है राजस्थान सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश में गौवध पर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी गौवध पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है? देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम आ रहा है तो ये झांसी का केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विश्व कृषि विद्यालय होगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होगा। ये कहाँ का होगा? झांसी का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है? ये विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये झांसी में स्थित है और इसके प्रशासन भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है भी। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ये बन रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है बड़ोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच सेना 2020 का 6वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? सेना 2020 का 6वां संस्करण रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित किया गया। इस दौरान भारत के मंडप का उद्घाटन भारत के रक्षा विभाग के सचिव राजकुमार और रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेना 2020 का 6वां संस्करण ये रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित किया गया। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो वहाँ के तानाशाह हैं उनको सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो रूसी सैनिक शहीद हुए थे उनके वॉर मेमोरियल को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है और वॉर मेमोरियल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको संरक्षित करने के लिए कार्य किया है। इसी के लिए व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को सम्मानित किया है। बांग्लादेश ने भी भारत इंडियन सोल्जर के वॉर मेमोरियल को संरक्षित करने का कार्य किया है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था और मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन का सम्मानित होना व्लादिमीर पुतिन से वॉर मेमोरियल को संरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ बांग्लादेश का वॉर मेमोरियल को संरक्षित करना जो कि संबंधित है इंडियन आर्मी सोल्जर से, ये दोनों ही मैंने आपको कराया है। फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बांग्लादेश में जो वॉर मेमोरियल है जहाँ पे भारतीय सैनिकों के शहीद होने के जो है उसको संरक्षित कर रही है बांग्लादेश की सरकार। 1971 से पहले पाकिस्तान दो पार्ट था, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान जो इस समय है और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश हो गया है 1971। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके साथ वेस्ट पाकिस्तान के लोग भेदभाव करते थे और ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से मांग उठी एक अलग देश फॉर्म करने की। तो फिर भारत ने ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और उसी वॉर में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में फिर स्थापित हुआ। इसमें भारत ने बांग्लादेश की भरपूर मदद की थी और उस वॉर में जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं से संबंधित वॉर मेमोरियल संरक्षित करने का कार्य कर रही है बांग्लादेश सरकार। और यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा बी इस क्वेश्चन का। सेना 2020 का 6वां संस्करण मॉस्को रूस में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर और
उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई का पुरस्कार जीता है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर, नेशनल एनर्जी लीडर एंड उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई का पुरस्कार जीता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में स्थित है। इस पुरस्कार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में है, ये विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये केरला में स्थित है। और किसे मिला ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए? राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई का पुरस्कार ये मिला है हैदराबाद के हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया है? देखो, फ्यूचर ग्रुप तो नहीं पता होगा कई सारे लोगों को, और कई सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बिग बाज़ार सभी को पता होगा, ब्रांड फैक्ट्री सभी को पता होगा, फूड हॉल सभी को पता होगा, इजी डे सभी को पता होगा। बिग बाज़ार, ब्रांड फैक्ट्री, इजी डे, फूड हॉल, ये सब फ्यूचर ग्रुप के ही कंपनी है। फ्यूचर ग्रुप की ही ये सारी कंपनियों का नाम मैंने बताया, बिग बाज़ार, इजी डे, ब्रांड फैक्ट्री, फूड हॉल। इन सभी कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि पूरे फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरीज कंपनी है, और अब इस अधिग्रहण से ही रिलायंस रिटेल मार्केट यानी कि फुटकर बाज़ार में भी रिलायंस ने अपना कदम रख दिया है। बिग बाज़ार, इजी डे, ब्रांड फैक्ट्री, फूड हॉल, इन सब के अधिग्रहण के लिए रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के सीईओ मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल प्रणाली को किस देश द्वारा भारत को दिया जाएगा? S-400 मिसाइल प्रणाली को भारत को दिया जाएगा रशिया द्वारा। S-400 जो मिसाइल प्रणाली है, ये 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित दुश्मन देश के ठिकाने और टैंकर को नष्ट करने में सक्षम है। यानी ये इसका जब उपयोग किया जाएगा तो 400 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और S-400 मिसाइल प्रणाली को भारत को देगा रशिया। राफेल, भारत 36 राफेल खरीद रहा है फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट से, और जिसमें से 5 राफेल भारत आ चुके हैं, और 17 स्क्वाड्रन में इन 5 राफेल को शामिल कर लिया गया है। ये 17 स्क्वाड्रन अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन का स्क्वाड्रन है। इसके बारे में जब हम अभी तो हम कौन से कर रहे हैं, अभी हम 9 और 10 का कर रहे हैं करंट अफेयर। जब हम 11 और 12 के करंट अफेयर को करेंगे तो इस पे हम और चर्चा कर लेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि राफेल फ्रांस के डेसॉल्ट से ख़रीदा गया है। पहला जो राफेल का एक ग्रुप आया है भारत में, पहला जत्था जो आया है राफेल का, वो 5 राफेल का आया है। 36 लेने हैं हमको, और 5 डेसॉल्ट ने भारत को सुपुर्द कर दिया है। और इन 5 को 17 स्क्वाड्रन, ये नाम होता है इंडियन एयरफोर्स के जो अलग अलग स्क्वाड्रन हैं, जिसमें अलग अलग एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन होते हैं उनको रखा जाता है। तो राफेल को 17 स्क्वाड्रन में रखा गया है, जो पहली 5 राफेल आई है, और ये 17 स्क्वाड्रन अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित है। भारत को चिनूक और अपाचे ये दोनों हेलीकॉप्टर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, और कमोव हेलीकॉप्टर दिया गया है रशिया के द्वारा। भारत 16,480 लाइट मशीन गन खरीद रहा है इजराइल से। ये लाइट मशीन गन जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स होते हैं उनके लिए खरीद रहा है भारत। S-400 रशिया द्वारा प्रदान किया जाएगा भारत को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने बता दिया राफेल ये डेसॉल्ट फ्रांस भारत को दे रहा है, चिनूक अपाचे अमेरिका, कमोव ये दे रहा है रशिया, और लाइट मशीन गन भारत खरीद रहा है इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे भारतीय किसानों और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट खाद्य उद्योग के संबंध स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है।
इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम है एग्रीओटा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एग्रीओटा के जरिए जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देशों में भारतीय किसानों के उद्योग को पहुंचाना ही प्रमुख लक्ष्य है एग्रीओटा का। एग्रीओटा ये भारतीय किसानों और यूएई खाद्य उद्योग के बीच एक ब्रिज का काम करेगा और भारतीय किसानों की जो फसल है, उनका जो भारतीय किसानों का जो उपज है वो खाड़ी के देशों में पहुंच सकेगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम दिरहम है। दिरहम नाम से यूएई की करेंसी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड पिक्स इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये जो रेसिंग होती है कार के द्वारा उसको ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं और इसे इस बार जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन का ये 89वां खिताब था और ये 6 बार चैम्पियनशिप खिताब को भी जीता है इन्होंने। मतलब ग्रैंड प्रिक्स जो होता है ये चैम्पियनशिप खिताब होता है, ये 6ठा चैम्पियनशिप खिताब था लुइस हैमिल्टन का। और अगर टोटल खिताब की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ने टोटल 89 खिताब जीते हैं। लुइस हैमिल्टन यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के लिए रेसर का खेल खेलते हैं और ये इंग्लैंड देश से संबंधित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड में चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? FIDE यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अभी तक का पहली बार ऑनलाइन ओलंपियाड चैम्पियनशिप कराया। पहली बार ये फर्स्ट टाइम था जब ऑनलाइन फॉर्मेट में शतरंज ओलंपियाड चैम्पियनशिप हुई और इसमें भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया और दोनों को ही स्वर्ण पदक दिए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पूरे ओलंपियाड के दौरान प्रदर्शन को देखा जाता है और भारत और रूस दोनों ने ही समान अंक लिए FIDE शतरंज ओलंपियाड में और दोनों को ही स्वर्ण पदक प्रदान किया गया संयुक्त रूप से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। A एंड B बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S पद्मावती जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस के रूप में जाना जाता था? S पद्मावती को जाना जाता था गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पहली कार्डियोलॉजी यानी कि ये हृदय रोग की विशेषज्ञ थी जो कि महिला थी और पहली थी महिला हृदय रोग विशेषज्ञ, ये भारत की पहली थी। S पद्मावती, इनका 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में S पद्मावती को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात में PM मोदी ने 2020 के किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये सितंबर माह को ही मनाने की घोषणा की और अभी सितंबर चल रहा है। मन की बात में उन्होंने 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाने की घोषणा की और पूरे माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पोषण माह मनाया जा रहा है, इससे पिछले ईयर यानी कि 2019 के भी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया था और पहला पोषण माह 2018 में मनाया गया था। 2018 में मनाया गया था सितंबर माह में ही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सुपौष्टिक अभियान ये कोटा के राजस्थान के कोटा शहर में चलाया जा रहा है और इसको लॉन्च किया है कोटा के जो सांसद हैं ओम बिरला ये स्पीकर हैं लोकसभा के और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कोटा है और ओम बिरला ने ही कोटा में सुपौष्टिक अभियान को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री पुष्टि अभियान ये पूरे राज्य में चलाया जा रहा है त्रिपुरा के और इसमें गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं अभी बच्चों को स्तनपान करा रही हैं उनको पौष्टिक आहार सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लान ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं यानी कि
जो महिलाएं अभी बच्चों को अपने स्तनपान करा रही हैं, साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कवर किया गया है, लैक्टेटिंग वोमेन और प्रेग्नेंट वोमेन दोनों को कवर किया गया, और साथ ही साथ 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को भी इस कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लान में कवर किया गया है, जो कि चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और सितंबर माह मनाया जा रहा है पोषण माह के रूप में, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को जो मन की बात हुई थी उसमें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जापान ने भारत को आपातकालीन ऋण के रूप में कितनी राशि दी है? जापान ने भारत को दी है जापानीज़ येन 50 बिलियन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। येन ये जापान की करेंसी है। कुल 50 बिलियन जापानीज़ येन दिया गया है जापान के द्वारा भारत को कोविड-19 से उबरने के लिए। यूएस ने भारत को 2.9 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है, और साथ ही साथ यूएस भारत को वेंटिलेटर भी डोनेट कर रहा है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो 50 जापानीज़ येन दिया जा रहा है जापान के द्वारा, और 2.9 मिलियन यूएस डॉलर दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका 2.9 मिलियन यूएस डॉलर के साथ ही साथ वेंटिलेटर भी डोनेट करेगा भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण चीन के एक मेडिकल स्कूल है सीजिया झुआंग स्थित मेडिकल स्कूल में किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीजिया झुआंग एक मेडिकल कॉलेज है चाइना का, जो कि सीजिया झुआंग में ही स्थित है। वहीं पे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण चीन सरकार द्वारा किया गया। ऐसा क्यों किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने चीन की मदद करने के लिए एक डॉक्टर के दल को भेजा था, और उस डॉक्टर के दल की अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, और इसीलिए उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है शीजियांग झुंग स्थित मेडिकल स्कूल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना की शुरुआत किसने की? पूरे भारत में सैन्य छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो कि छावनी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए LIC के माध्यम से एक ग्रुप जीवन बीमा योजना छावनी कोविड है, और इस योजना को लागू किया है, लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक की किस शहर में पहली मेट्रो लाइन के लिए 650 यूरोपीय मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है? यूरो का 650 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है यूरोपीय निवेश बैंक ने। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा कानपुर मेट्रो रेल लाइन परियोजना के लिए 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का योजना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगी यूरोपीय निवेश बैंक कानपुर मेट्रो लाइन में। कानपुर मेट्रो लाइन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा अभी बनाया जा रहा है, और इसी के द्वारा इसको संचालित भी होना है, UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कानपुर में 650 मिलियन यूरो का निवेश कर रहा है कौन? यूरोपीय निवेश बैंक। किसके लिए? मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत खत्री ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति ली है? हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन के पद पर नियुक्ति दी गई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका कार्य क्या है? ये
जो समुद्र में चलने वाली शिप होती हैं उनको बनाने का कार्य करता है, और इंडियन नेवी के लिए भी शिप बनाने का कार्य ये करता है, और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगो किस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस चैटबॉट है? ये लीगो है वॉइस चैटबॉट ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और चैटबॉट्स आप नोट करोगे, आस्क दिशा, ये चैटबॉट है इंडियन रेलवे का। टिया चैटबॉट है टाटा कैपिटल का। सिया का फुल फॉर्म है SBI इंटेलिजेंस असिस्टेंट, ये चैटबॉट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, टिया टाटा कैपिटल का, आस्क दिशा इंडियन रेलवे का, और लीगो ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम बताएं। रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मीन्स कि एक ट्रॉली पे मेडिकल के सारे सामान और साथ ही साथ जो पेशेंट हैं जो कि वार्ड में एडमिट हैं उनके खाने पीने के सामान को रख दिया जाएगा, और फिर ये रिमोट से इस ट्रॉली को प्रॉपर बेड तक पहुंचाने का कार्य किया जा सकता है दूरी से ही। कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में ये ट्रॉली काफ़ी हेल्प करेगी। इस ट्रॉली का नाम है मेडबॉट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वार्डबॉट नाम से एक रोबोट को डेवलप किया है IIT रोपर ने। IIT रोपड़ पंजाब में स्थित है। ये वार्डबॉट भी सेम यही काम करता है जो कि मेडिकल ट्रॉली काम कर रही है, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित की गई है। क्या ये पेशेंट की मेडिसिन, उनके खाने का सामान पेशेंट के बेड तक पहुंचाने का काम करता है वार्डबॉट, और मेडबॉट भी पेशेंट की मेडिसिन और उनके खाने पीने के सामान को उनके बेड तक पहुंचाने का काम कर रही है। मेडबॉट डेवलप किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा, जबकि वार्डबॉट डेवलप किया गया था IIT रोपर के द्वारा, जो कि IIT रोपड़ स्थित है पंजाब में। कैप्टन अर्जुन, इसको भी सेंट्रल रेलवे ने ही विकसित किया है। ये भी एक रोबोट है जो कि स्क्रीनिंग के साथ साथ ही सर्विलांस का कार्य भी करेगा, और ये अभी सेंट्रल रेलवे, कैप्टन अर्जुन को सेंट्रल रेलवे ने विकसित किया है। और सर्विलांस मीन्स की जो कोई अराजक तत्व रेलवे स्टेशन पे ना आने पाए, इसका काम ये करेगा ही करेगा। साथ ही साथ स्क्रीनिंग का काम करेगा भी, थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य भी करेगा। जो पैसेंजर रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग का काम कौन करेगा? कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन और मेडबॉट ये दोनों भारतीय रेलवे के हैं, जिसमें से कैप्टन अर्जुन सेंट्रल रेलवे द्वारा विकसित किया गया है और वार्डबॉट इसे IIT रोपर ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक बुक किसने लिखी है? इस बुक को लिखा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें राष्ट्रपति थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक बुक में इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय भवन के में जो कार्य होते हैं उनका वर्णन किया है, और साथ ही साथ मणिपुर में इन्होंने कैसे राष्ट्रपति शासन को लगाया और भी कई सारे कार्य जो इनके कार्यकाल के दौरान हुए थे, उन सभी चीज़ों का वर्णन द प्रेसिडेंशियल ईयर बुक में किया गया है, जिसे लिखा है प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।